हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, तो उस पर बेस्ड हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखेंगे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ देखें, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने से क्या मिला? आर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। और जो वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। ए 3 है, बी 4 है और आर की वैल्यू कितनी है? 5। तो पूछा है कि यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा और वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना होगा। हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, जो कि हमने लास्ट क्लास में उसको थीटा से इंडिकेट किया था। ए और बी के बीच के एंगल को हमने थीटा से इंडिकेट किया था, मतलब हमें बेसिकली थीटा निकालना है। और हमें ए और आर के बीच का एंगल निकालना है, मतलब बेसिकली हमें क्या निकालना है? अल्फ़ा। तो थीटा और अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके थीटा निकालें, अल्फ़ा निकालें। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो मैं आप लोग को याद दिलाऊं। ये फार्मूला है हमारा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे हमें ए पता है, बी पता है, आर पता है, तो इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हैं? थीटा। और अल्फ़ा निकालने के लिए मैं आप लोग को फार्मूला याद दिलाऊं। अल्फ़ा का फार्मूला क्या था? tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूले की हेल्प से आप लोग थीटा और अल्फ़ा निकाल सकते हो। जल्दी करो, निकालो, वीडियो को पॉज करो, निकालो। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को रोक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये रहा फार्मूला। ये देखें, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा निकालना है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। यहाँ पे देखो तुम, आर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। ए का मैग्नीट्यूड कितना रखा? 3। बी का मैग्नीट्यूड क्या रखा? 4। ए की जगह 3, सॉरी ए की जगह 3, बी की जगह क्या रखा? 4। बाकी तो कैलकुलेशन है, चलो देख लो। इसको स्क्वायर किया, 25, 9, 16 और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 24 कॉस थीटा। ये 25 और 25 कैंसिल, 24 कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। तो कॉस थीटा 0, थीटा कितना हो गया? 90। थीटा 90 हो गया। तो इस तरह से हमने थीटा की वैल्यू 90 निकाल ली। इस तरह से क्या गया? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आ गया। तो पहले क्वेश्चन का ही आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, अल्फा निकालना। तो tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा अभी जस्ट निकाला। थीटा ए और बी के बीच का एंगल क्या रख दिया? 90। और जहाँ जहाँ बी था वहाँ क्या रख दिया? 4। और ए की जगह हमने क्या रख दिया? 3। साइन 90 कितना होगा? 1। कॉस 90 कितना होगा? 0। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 4/3। और tan अल्फा 4/3 तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि tan 37 डिग्री, सॉरी tan 53 डिग्री, tan 53 डिग्री कितना होता है? 4/3। तो अगर tan 53 डिग्री 4/3 होता है तो tan अल्फा कितना है? 4/3। तो अल्फा की वैल्यू इस तरह से, जो यहाँ पे अल्फा है उस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 53 डिग्री। और ये अल्फा कहलाएगा वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल। तो इस तरह से हमने वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का ये एंगल निकाल लिया। ठीक है, तो दोनों आंसर आ गया, थीटा भी आ गया और अल्फा भी आ गया। तो इस फार्मूले की हेल्प से हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं सेकंड मेथड से। शायद आप में से कुछ लोगों ने सेकंड मेथड सॉल्व किया था। वो सेकंड मेथड क्या है? ट्रायंगल मेथड। क्या होता है ट्रायंगल मेथड? तो हम लोग अब आते हैं सेकंड मेथड पे। ठीक है, इसको अगर लिखना आपको तो मैं फिर से वही बात कि वीडियो को रोक के आप इसको अपनी कॉपी पे उतार सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ट्रायंगल मेथड की बात करते हैं। ये मेथड 2, इस मेथड 2 को मैंने क्या नाम दिया है? ट्रायंगल मेथड। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर आर है, अगर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आर है, इसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल। तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना सकते हैं अगर ए प्लस बी इक्वल टू आर है। बस अब हमें ये सोचना होगा कि वो ट्रायंगल देखने में कैसा होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो हमें समझना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल है वो देखने में ट्रायंगल कैसा होगा, वो बेसिकली हमें देखना है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, आर का मैग्नीट्यूड कितना है। अभी हमने जस्ट देखा था कि ए का मैग्नीट्यूड कितना था? 3। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। आर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। उन 3 साइड में से एक की लंबाई कितनी होगी? 3। ये तीनों वेक्टर मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे।
उस ट्रायंगल की 3 साइड्स होगी, एक साइड ए होगा, एक बी होगा और एक आर होगा। एक की लंबाई 3 होगी, एक की लेंथ 4 होगी और एक की लेंथ क्या होगी 5। इन तीनों को देख के बताओ। ये तो कंफर्म होता है कि r इक्वल टू ए प्लस बी है, तो कंफर्म है कि ए बी और आर तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल तो बनाएंगे, लेकिन बस मुझे बताओ कि क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल तो बनेगा, लेकिन क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बिल्कुल बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो कि ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तुमने कैसे सोचा होगा कि यहाँ पे देखो, याद रखना एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगी, एक की लंबाई 3, एक की लंबाई 4 और एक की लंबाई 5। ये 2 छोटे वाले हैं और ये बड़ा वाला है। राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है, जब 2 के स्क्वायर का सम, 2 छोटे वालों के स्क्वायर का सम अगर बड़े वाले स्क्वायर के बराबर है, तो फिर जो ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जल्दी से राइट एंगल ट्रायंगल बना के इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो वीडियो को रोक के आप लोगों को सॉल्व करना होता है। तो जल्दी से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और क्वेश्चन को ट्रायंगल बना के सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को देखो कि ए और बी को एंगल निकालने की कोशिश करो कितना आएगा, और ए और आर के बीच का एंगल निकालने की कोशिश करो, ट्राई करो। ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये देखो, यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, तो ये मैंने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब इसमें तुम हेड मत दिखाना कि ये हेड होगा, ये हेड, ऐसा कुछ नहीं, हेड मत दिखाओ। पहले तुम ये दिखाओगे, पहले तुम राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उसके बाद तुम दिखाओ कि यहाँ पे कौन सा वेक्टर ए होगा, कौन वेक्टर बी होगा और कौन वेक्टर आर होगा। तो यहाँ पर देखो, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही हाइपोटेन्यूज होगा। और ए बी और आर, तुम देखो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, आर। सबसे बड़ा आर है, रिजल्टेंट है, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो ये रिजल्टेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा वेक्टर आर। और अगर ये वेक्टर आर है तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने क्या बोल दिया, वेक्टर ए, और इसको मैंने क्या बोल दिया, वेक्टर बी। अगर ये आर हो गया तो इन दोनों में से किसी एक को ए बोला और किसी एक को क्या बोल दिया, बी। तुम ये बताओ कि ए और बी जहां मिलेंगे वहां पे क्या होगा, दोनों का हेड होगा कि दोनों का टेल होगा। जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या होगा, दोनों का हेड कि दोनों का टेल। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि ना दोनों का हेड होगा ना दोनों का टेल होगा, एक का हेड होगा और दूसरे का क्या होगा, टेल। अगर यहाँ पे ए का हेड है तो बी का टेल होगा। तो मैंने चलो मान लेता हूँ कि यहाँ पे ए का हेड है, और अगर मैंने ए का हेड मान लिया तो कन्फर्म है कि यहाँ पे क्या होगा, बी का टेल। तो यहाँ पर देखो, हाँ, तो तुम यहाँ पर देखो कि यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, ए का हेड, और अगर ये ए का हेड है यहाँ तो ये क्या होगा, बी का टेल। और अगर ये नीचे बी का टेल है तो ऊपर क्या होगा, बी का हेड। ये ऊपर बी का हेड हो गया। और हमें पता है कि रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट वो कहाँ से कहाँ तक होगा, फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक। ये क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। ये वेक्टर आर हो गया, ये ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल बन गया, तुम्हें पता है ए की लेंथ कितनी है, 3, बी की लेंथ कितनी है, 4, ए की लेंथ कितनी है, 3, बी की लेंथ कितनी है, 4, और जो आर है उस आर की लेंथ जो है वो कितनी है, 5। यहाँ पर देखो हमारा आंसर आ गया। हमारे यहाँ पे एक आंसर तो ये आ ही गया कि ए और बी के बीच का एंगल जो है वो कितना होगा, 90। तो हमारा ये एंगल देखो अपने आप ये एंगल आ गया 90 आ गया, ए और बी के बीच का एंगल 90 आ गया। तो एक आंसर तो आ गया कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। तो ये एक आंसर ये आ गया। दूसरा हमें एंगल क्या निकालना था, अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूँगा, टेन अल्फा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने यहाँ पे यूज किया टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, मैंने लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या रखा, 4, ये लेंथ क्या थी, 4, और बेस कितनी है, 3। तो टेन अल्फा कितना है, 4/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 53 डिग्री। 53 डिग्री। एक मिनट, तुम कहोगे कि इसी मेथड से तो ऊपर किया था। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे टेन अल्फा निकालने के लिए मैंने इस फार्मूले का यूज नहीं किया है। मैंने नीचे फर्स्ट मेथड में इस फार्मूले का यूज किया है, लेकिन सेकंड मेथड में मैंने इस फार्मूले का यूज नहीं किया। बिना फार्मूला यूज किए मैंने कौन सा क्या यूज किया है कि टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। तो अल्फा की वैल्यू क्या हुई, 53 डिग्री। तो इस तरह से थीटा आ गया ए और बी के बीच का एंगल, और अल्फा आ गया ए और आर के बीच का एंगल। तुम देखो कितना सिंपल मेथड है। फर्स्ट मेथड फार्मूले वाला मेथड, सेकंड मेथड
ट्रायंगल वाला मेथड। फर्स्ट मेथड बहुत लंबा था, हमने इतनी मेहनत की थी, फर्स्ट मेथड में हमने इतनी मेहनत की तब जाके आंसर आया। और सेकंड मेथड तो इतना सिंपल मेथड है कि हो सकता है कि शायद आप इसको मन ही मन ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। चलो ओरली नहीं कर पाओ, तुरंत तुम ड्रॉ करोगे, तुरंत तुम्हारा आंसर आएगा। तुम मन में ही सोच सकते हो कि अरे कि ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही तुम सोच सकते हो कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा 90, और ए और आर के निकालने के लिए तुम tan अल्फा 4/3, तुरंत अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री, तुरंत ये आंसर आ गया। समझ गए? तो तुम्हें कौन सा मेथड अच्छा लगा, मेथड 1 की मेथड 2? ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तुम्हें मेथड 2 ही अच्छा लगा होगा। और आगे से हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करना। अगर हम मेथड 2 से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मेथड 2 का मतलब ट्रायंगल मेथड है, अगर हम लोग ट्रायंगल मेथड सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मजबूरी में हम लोग मेथड 1 मतलब फार्मूले वाले मेथड को यूज करेंगे। नहीं तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग ट्रायंगल मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ट्रायंगल मेथड का यूज करके ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छा है। तो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, हल्का सा चेंज है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको नेक्स्ट क्वेश्चन को मेथड 1 से सॉल्व ना करें, मैं चाहूँगा कि मेथड 2 से ही सॉल्व करें, ट्रायंगल मेथड सॉल्व करें। ठीक है, ट्रायंगल बना के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे आप लोग, ट्रायंगल से सॉल्व करना फिलहाल। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखो तुम्हारे सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। r = a + b, a का मैग्नीट्यूड कितना है 3, b का मैग्नीट्यूड कितना है 5 और r का मैग्नीट्यूड कितना है 4। क्या ये क्वेश्चन a 3 है, b 5 है, r 4 है? पूछा a और b के बीच का एंगल, मतलब हमें क्या निकालना है थीटा। और क्या पूछा a और r के बीच का एंगल, मतलब हमें क्या निकालना है अल्फा। तो हमें a और b के बीच का एंगल थीटा निकालना है, a और r के बीच का एंगल अल्फा निकालना है। और इसको मैं चाहता हूं कि ट्रायंगल से सॉल्व करें, ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करें आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो सॉल्व करो। ठीक है, तुम देखो क्या ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कोई चेंज है? बिल्कुल चेंज है। ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में b कितना था 4 और यहाँ पर b कितना है 5। पिछले में r क्या था 5 और यहाँ r कितना है 4, r कितना है 4। अच्छा तुम ये बताओ, अगर वेक्टर r = वेक्टर a + वेक्टर b है, ठीक है, और a का मैग्नीट्यूड कितना है 3 और b का मैग्नीट्यूड कितना है 5, a 3 है और b 5 है, तो बताओ क्या r 4 पॉसिबल है? जल्दी बताओ, क्या r 4 पॉसिबल है कि नहीं है? याद करो, कल हम लास्ट पिछली क्लास में मैंने ये बताया था आप लोग को कि r 4 पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। याद करो, 3 और 5 मिलकर रिजल्टेंट मिनिमम कितना देंगे, मिनिमम रिजल्टेंट कितना देंगे, 3 और 5 मिलकर मिनिमम। a डिफरेंस b कितना 2 और मैक्सिमम कितना देंगे 8। 2 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है और उसके बीच में पॉसिबल है, तो क्या 4 पॉसिबल है क्या? 3 और 5 मिलकर मिनिमम 2 मैक्सिमम 8, तो क्या 4 पॉसिबल है? हाँ 4 पॉसिबल है, तो बिल्कुल 4 पॉसिबल है। तो कंफर्म होता है कि जो क्वेश्चन है वो सही है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं, 4 पॉसिबल है। हाँ, तो ट्रायंगल मेथड से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, ट्राई करें, करो ट्राई। ठीक है, तो तो आपने इस वीडियो को रोक किया, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलो मैं ट्राई करता हूं आप लोग को। ये रहा मेथड 2 ट्रायंगल मेथड। यहाँ पर a + b = क्या है r। a का मैग्नीट्यूड कितना है 3, b का मैग्नीट्यूड कितना है 5 और r का मैग्नीट्यूड कितना है 4। ठीक है, तो इतना तो कन्फर्म है। अगर इसको मैं ना देखूं, अगर मैं ना देखूं, इसको बिना देखे, ये तो कन्फर्म है कि तीनों मिलकर ट्रायंगल तो बनाएंगे, तीनों मिलकर ट्रायंगल तो बनाएंगे। अब तुम इसको देख के बताओ कि यहाँ पर एक की लंबाई 3 है, एक की लंबाई 5 है और एक की लंबाई 4 है, क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा? ट्रायंगल तो बनेगा, लेकिन अभी तुम इसको देख के बताओ। देखो लिखा भी है ट्रायंगल तो बनेगा, लेकिन तुम इसको देख के बताओ क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा? जल्दी बताओ, क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा? बोलो। हाँ, तो शायद आप सोच रहे हो कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो देखो तुम यहाँ पे कुछ लोग एक गलती करते हैं, देखते हो गलती क्या है। यहाँ देखते हैं एक की लंबाई कितनी है 3, एक की लंबाई कितनी है 5 और एक की लंबाई कितनी है 4। एक की 3 है, एक की 5 और एक की 4 है, r 4 है, a 3 है और b 5 है। तो यहाँ पे देखो 2 के स्क्वायर का सम, 2 के स्क्वायर का सम देखते हैं तीसरे के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। तो ये कितना है 16, ये कितना है 9 और ये कितना है 25। सम किया, ये 16 है और ये 34 है, ये इक्वल नहीं, ये इक्वल नहीं, ये इक्वल नहीं। तो आप लोग इसको देख के सोचते हो कि ट्रायंगल राइट एंगल नहीं बनेगा। इसको देख के लगता है आप लोग को कि ट्रायंगल राइट एंगल नहीं बनेगा। आप ये गलत सोच रहे हो, ये सोच ही गलत रहे हो, जो आप ये कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो? क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना है कि ट्रायंगल राइट एंगल होगा कि नहीं, तो आपको देखना होता है
कि छोटे वाले कौन से हैं और सबसे बड़ा वाला कौन सा है, फिर आप इस चीज को कंसीडर करोगे। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर तुम देखो ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल में 3 साइड्स होगी, एक की लेंथ 3 होगी, एक की लेंथ 4 होगी, एक की लेंथ 5 होगी। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि किसकी लेंथ 3 है, किसकी लेंथ 4 है, किसकी लेंथ 5 है। किसी की 3 है, किसी की 4 है और किसी की 5। तो इन तीनों में से किसी की लेंथ कितनी है 3, किसी की लेंथ कितनी है 4 और किसी की लेंथ कितनी है 5। क्या ये दो छोटे वाले हैं और ये बड़ा वाला है, क्या छोटे वालों के स्क्वायर का सम क्या बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर है? हाँ है बराबर। तो कंफर्म होता है कि ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो मैं आप लोग को एक और मौका देता हूं, आप लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के, मैं आप लोग को एक और मौका देता हूं कि आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये देखो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब इतना काम तो मैंने कर दिया, आपको क्या करना है कि इसमें दिखाना है कौन सा वेक्टर ए होगा, कौन वेक्टर बी होगा और कौन वेक्टर आर होगा। पहले ए दिखाओ, बी दिखाओ, आर दिखाओ, फिर ए का हेड दिखाओ, बी का हेड दिखाओ, आर का हेड दिखाओ, फिर अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करो। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए इधर, तो यहां पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इसमें से मैंने किसी एक को ए बोलूंगा, किसी को बी, किसी को आर। तुम पहले बताओ ये हाइपोटेन्यूज को मैं क्या बोलूं, ए बोलूं कि बी बोलूं कि आर बोलूं? ठीक है, कुछ लोग पता नहीं क्यों हाइपोटेन्यूज को आर बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। यहां पे तुम देखो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा है और यहां पे सबसे बड़ा कौन है, बी। सबसे बड़ा कौन है, बी। तो बिल्कुल जो हाइपोटेन्यूज होगा वो यहां पे कौन होगा, बी। अब इन दोनों में से किसी एक को ए बोल दो, किसी एक को आर बोल दो। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ए, और इसको मैंने क्या बोल दिया, आर। ये आर हो गया। अब बताओ यहां पर देखो a प्लस बी इक्वल टू आर है, तो यहां पे फिर से वही पुरानी बात कि यहां पे क्या होगा, दोनों का हेड होगा कि दोनों का टेल होगा? बिल्कुल सही, ना दोनों का हेड होगा ना दोनों का टेल। ए और बी कहां मिलेंगे, एक के हेड पे दूसरे के टेल पे। तो माना कि ए का हेड, और अगर ये ए का हेड है तो ये क्या होगा, बी का टेल। तो यहां पे अगर ए का हेड है तो बी का टेल होगा, और अगर ये बी का टेल है तो ऊपर क्या होगा, बी का हेड। ये बी का हेड होगा, और जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो होगा फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक, ये होगा हमारा रिजल्टेंट। तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने रिजल्टेंट, ए, बी और आर। ठीक है, यहां पे तुम देखो फिगर ड्रॉ करते ही आंसर आ गया 90 डिग्री। ये 90 किसके बीच का एंगल आ गया, ए और आर के बीच का एंगल, और ए और आर के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। तो एक आंसर तो आ गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। तो यहाँ पे फिगर में तुरंत आंसर आ गया। एक तो आंसर ये आ गया कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री। हाँ चलो, अल्फा तो आ गया 90 डिग्री। ठीक, एक आंसर तो आ गया। अब ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। चलो ए और बी के बीच का एंगल निकालते हैं। ठीक है, इस एंगल को मैं चलो इस एंगल को निकालता हूं। ठीक, इस एंगल को चलो मैं डेल्टा बोल दूं, ऐसे ही। अरे डेल्टा, इसके सिंबल का नाम भी डेल्टा होता है, इसको भी डेल्टा कहते हैं और इसको भी डेल्टा कहते हैं। चलो तो इस डेल्टा को निकालते हैं। इस डेल्टा की वैल्यू को मैं निकालने जा रहा हूं। कैसे, तो यहाँ पे देखो आर की लेंथ कितनी है, आर की लेंथ कितनी है 4, ए की लेंथ कितनी है 3 और बी की लेंथ कितनी है 5। tan डेल्टा कितना होगा, tan डेल्टा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 4/3 और tan डेल्टा 4/3, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई 53 डिग्री। तो यहां से डेल्टा क्या आ गया 53 डिग्री, और डेल्टा 53 डिग्री आ गया। तो ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल कितना आ गया 53 डिग्री। ये आ गया ए और बी के बीच का एंगल, ये आ गया आंसर। सही है, सही कर रहा हूं, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है? अल्फा आ गया, डेल्टा आ गया, ए और बी के बीच का एंगल 53, सब कुछ सही है, कुछ गलती नहीं। अरे बेवकूफों, गलत कर रहा हूं। अगर तुमको लगता है कि मैंने कुछ गलती नहीं की तो कुछ ना कुछ गलती किया हूं। अगर तुमने ये आंसर दिया है, अगर तुमने सोचा था कि हाँ, मेरा ये निकालने के बाद तुमने सोचा था कि ए और बी के बीच का एंगल 53 डिग्री है, तो बिल्कुल गलत सोचा तुमने। यहां पर ए और बी के बीच का एंगल 53 डिग्री नहीं है, ये सही है।
डेल्टा गलत नहीं है, ये मैंने सही किया, डेल्टा तो 53 डिग्री होगा, डेल्टा 53 डिग्री होगा, लेकिन ए और बी के बीच का एंगल 53 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? याद करो पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, एंगल निकालना सिखाया था आप लोग को। याद करो क्रॉस वाली बात, हेड से हेड जाते हैं वही कहलाता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। हमें क्रॉस वाली बात सोचनी होगी, ये कौन है वेक्टर ए और ये कौन है वेक्टर बी। इस ए के हेड को आगे, याद करो ए के हेड को आगे बढ़ाओगे, बी के टेल को पीछे बढ़ाओगे, फिर तुम हेड से हेड जाओ। याद करो ए के हेड को आगे ले जाओ, बी के टेल को पीछे ले जाओ, हेड से हेड जाओगे, वही कहलाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल डेल्टा नहीं, कितना है? थीटा। ए और बी के बीच का एंगल डेल्टा नहीं, कितना है? थीटा। और थीटा तुम देख लो कि थीटा कितना है? 180 माइनस डेल्टा। एकदम क्लियर दिख रहा कि जो थीटा है वो 180 माइनस डेल्टा है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस डेल्टा। डेल्टा कितना है? 53 डिग्री। डेल्टा 53 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया? 127 डिग्री। ये कहलाएगा हमारा ए और बी के बीच का एंगल। ये आ गया हमारा ए और बी के बीच का एंगल। समझ गए? तो जितने लोगों ने भी एंगल ए और बी के बीच का एंगल 53 डिग्री सोचा था, ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन ए और बी के बीच का एंगल 127 की बजाय जितने लोगों ने 53 डिग्री सोचा था उन्होंने गलती की थी। मार खाने वाला तुमने काम किया है, क्योंकि मैं पहले भी समझा चुका हूं। ठीक है, तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, जितने लोगों ने भी ए और बी के बीच का एंगल 53 डिग्री सोचा था, वो अगर तुम जहां भी वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हारे अगल बगल कोई भी हो, तुम्हारे मदर हो, फादर हो, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, तुम उनसे जाके बोलो कि खींच के तुमको एक थप्पड़ मारे। भाई मैं तो तुमको मार नहीं पा रहा हूं, तो तुम बोलो कि खींच के तुमको एक थप्पड़ मारे हैं कि अगर तुमने ए और बी के बीच का एंगल 53 डिग्री को बोला था, तो कि तुम अगर मेरे सामने होते तो मैं तुमको शायद मारता, धीरे ही मारता लेकिन मारता। तो वो काम मेरे लिए, मेरे बिहाफ पे तुम वो काम करो, जाके तुम किसी से मार खा के आओ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि थीटा कितना है। हाँ हाँ, वीडियो रोक के मार के खाओ, ठीक है, वीडियो रोक लो। तो थीटा कितना होगा? 127 डिग्री। ये हो गया हमारा। अच्छा मेथड, कितना सिंपल मेथड, तुरंत हमारा अल्फा आ गया। अल्फा तो आने में कुछ टाइम नहीं लगा, तुरंत अल्फा आ गया। अल्फा क्या है हमारा? ए और आर के बीच का एंगल। अल्फा आ गया और थीटा आ गया ए और बी के बीच का एंगल, फटाफट ट्रायंगल मेथड से। ये मेथड 2 है। मेथड 1 भी, मेथड 1 क्या था? फार्मूले वाला मेथड। ये मेथड 1 था, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये मेथड 1 था और ये मेथड 2 है। मेथड 1 लंबा मेथड है, मेथड 1 से आपको नहीं करना, करना किससे है? मेथड 2 से। ठीक है, अब मैं आप लोग को मेथड 1 दिखाने जा रहा हूं। आपको मेथड 1 को कॉपी पे नोट करने की जरूरत नहीं, बस देख लो, ऐसे बस दिखा दे रहा हूं, तुम कर भी लोगे, सिंपल मेथड है। देखो मेथड 1 टफ मेथड नहीं है, सिंपल मेथड है लेकिन लंबा है, और मेथड 2 छोटा मेथड है, जल्दी होगा। मेथड 2 से ही करना है, लेकिन थोड़ा मेथड 1 में तुम देख लो, तुमको कॉपी पे मेथड 1 को नोट करने की जरूरत नहीं, बस देख लो, तुम कर भी लोगे। तुम मुझे दिखा लेने दो। ये देखो, ये रहा मेथड 1। यहाँ पे देखो, ये वही फार्मूला है। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। यहाँ पे ए कितना है? 3, बी कितना है? 5, ए कितना है? 3, बी कितना है? 5, आर कितना है? 4। स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर दिया, बाकी तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तुम समझ रहे हो, कॉस थीटा कैलकुलेट करोगे तो कॉस थीटा कितना आएगा? -3/5, और कॉस थीटा -3/5 थी, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 127 डिग्री। इस तरह से थीटा आ गया। हाँ, होता है ये। तुम लोग मैथमेटिक्स में जब पढ़ोगे अच्छे से तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि cos 127 जो होता है वो कितना होता है? -3/5। तो cos थीटा -3/5 है और cos 127 -3/5 होता है। ये सब कुछ आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। सारा मैथमेटिक्स फिजिक्स वाले नहीं पढ़ा सकते, सब पढ़ोगे आप लोग। आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं मालूम था अभी अभी रट लो इसको, जब पढ़ोगे मैथमेटिक्स में तो क्लियर हो जाएगा कि cos 127 कितना हो जाएगा? -3/5। तो थीटा कितना हो गया? 127 डिग्री, और जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच का एंगल होता है। एक आंसर आ गया फॉर्मूले से। अभी कौन सा आंसर बाकी है? अल्फा। अल्फा क्या बाकी है? ए और आर के बीच का एंगल। तो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना है? b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। थीटा जहां जहां थीटा है वहां मैंने क्या रख दिया? 127 डिग्री। जहां जहां b था, जहां जहां b था वहां मैंने क्या रख दिया? 5, और जहां a है वहां मैंने क्या रख दिया? 3। वहां मैंने क्या रख दिया? 3। sin 127, तुम लोग पढ़ोगे मैथमेटिक्स में कि sin 127 डिग्री +4/5 होता है। sin 127 +4/5 होता है, और cos 127 -3/5 होता है। तो sin 127 +4/5, cos 127 -3/5, ये 5 और 5 यहाँ पे क्या होगा? कैंसिल। 5 कैंसिल हो गया, 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0।
3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। तो tan अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ 5 कैंसिल, ऊपर कितना है 4 और नीचे कितना है 3 माइनस 3 0 और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट। तो tan अल्फा कितना हो गया इनफाइनाइट। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 90। अल्फा क्या हो गया a और r के बीच का एंगल। तो पिछले मेथड में भी अल्फा क्या आया था 90, ऑब्वियसली यहाँ भी अल्फा कितना आ गया 90। अरे मेथड कोई भी हो आंसर तो वही का वही रहेगा, आंसर में थोड़ी ना कोई चेंज आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 90 और थीटा कितना हो गया 127 डिग्री। तो देखो मेथड 2 में भी यही आंसर, मेथड 1 में भी आंसर, ये लेकिन ये मेथड लंबा है और वो मेथड अच्छा था, जल्दी सॉल्व होगा। ये रहा हमारा, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम कर लोगे, बस मैं दिखा रहा था कि इस मेथड से सॉल्व करने पे ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं आप लोग को, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बिना पेन उठाए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मन ही मन में जो भी कुछ फिगर वगैरह बनाना हो सब कुछ मन में करेंगे, पेन मत उठाना, ईमानदारी रखो। बिना पेन उठाए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा तुरंत आपको बोलना है, तुरंत आंसर बोलना है कि आंसर होगा। जितनी जल्दी सोच सकते हो उतनी जल्दी बोलना तुरंत, हाँ अरे इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा ये ऑर्डर ठीक से नहीं लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, एक्चुअली ए ऊपर होना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे हमें ए और बी, देखो क्वेश्चन क्या है, ए और बी को ऐड करने से क्या मिलेगा आर। हाँ, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या, ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ ए। अभी मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, क्वेश्चन कंप्लीट करने दो तब तुम तुरंत आंसर देना। ए का मैग्नीट्यूड कितना ए, बी का मैग्नीट्यूड भी ए है। ए का तो मैग्नीट्यूड ए था ही, बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है ए, और आर का भी मैग्नीट्यूड कितना है ए। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम ए ए ए ए। जल्दी सोचो, बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। पूछा है ए और बी के बीच का एंगल, जल्दी निकालो ए और बी के बीच का एंगल, जल्दी करो। पेन नहीं उठाना, पेन नहीं उठाना है, सोच के मन ही मन सोच के सॉल्व करो। बताओ क्या होगा ए और बी के बीच का एंगल। चलो मैं थोड़ा हिंट देता हूं, इतना तो कंफर्म है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू आर है तो ये तो कंफर्म है कि ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल बनेगा, मैं नहीं कह रहा राइट एंगल नहीं, ट्राइंगल बनेगा कह रहा हूं। अब आपको सोचना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि इक्विलैटरल होगा कि आइसोसेलेस होगा। क्या कहते तुम, क्या होगा वो। तीनों की लेंथ क्या है सेम, तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बनाएंगे। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, एक की लेंथ कितनी है ए, एक की लेंथ कितनी है ए, दूसरे की लेंथ कितनी है ए, और तीसरे की लेंथ भी कितनी ए। एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ क्या है सेम। तो ट्राइंगल कैसा होगा तुम सोच सकते हो, सोच लिए, जल्दी बताओ एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, बोलो। देखते हैं तुम जो सोच रहे हो सही है कि गलत है, वो सोचते हैं। तो तीनों मिलकर ट्राइंगल बनाएंगे, तीनों की लेंथ क्या है सेम, तो कंफर्म होता है कि जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तीनों की लेंथ सेम है तो ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो बन गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हम तीनों की लेंथ बराबर है तो किसमें से किसी एक को भी मैं क्या बोल दूंगा ए, किसी एक को क्या बोल दूंगा बी, और किसी एक को क्या बोल दूंगा आर। तो मैंने एक इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया और इसको मैंने आर कह दिया। ठीक है, तो आपने ए और बी के बीच का एंगल क्या सोचा, क्या सोचा कि सारे एंगल कितने होते हैं 60 60 60। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। फिर अगर तुमने 60 डिग्री बोला है, तुमने फिर से मार खाने का काम किया है। फिर तुमने वही गलती की जो पिछली बार तुमने गलती की थी पिछले क्वेश्चन में। अगर तुमने 60 बोला है तो 60 नहीं होगा, नहीं होगा 60। अगर 60 बोला है तो फिर जाके मार खा के आओ, और इस बार जाते ही से मार खा के आना। और तुम्हारे अगल बगल कोई और नहीं है तो अपने आप को मार लो तुम, और ढंग से मारना। यहां देखो, पहले देखो ए और बी कहां मिलेंगे, एक के हेड पे और दूसरे के टेल पे। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, ए का हेड तो ये बी का टेल हुआ, यहां पे ए का हेड तो बी का क्या हुआ टेल। और अगर नीचे बी का टेल है तो ऊपर क्या होगा बी का हेड, और रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक। तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट मैंने ड्रॉ कर दिया फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक, ये हो गया रिजल्टेंट। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये एंगल, ये सारे एंगल 60 हैं तो ये एंगल भी कितना होगा 60, ये 60 होगा ये एंगल। लेकिन ये 60 ए और बी के बीच का एंगल नहीं,
ए और बी के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करूंगा, ए के हेड को क्या ले जाऊंगा आगे, बी के टेल को पीछे, वही क्रॉस वाली बात। तो यहां पर ए और बी के बीच का एंगल जो है वो कितना है, ये है ए और बी के बीच का एंगल थीटा, और थीटा कितना होगा 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 थीटा की वैल्यू कितनी हुई 120 डिग्री। तो यहां पर ए और बी के बीच का एंगल 60 नहीं, कितना आया 120 डिग्री। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने ए और बी के बीच का एंगल निकाल लिया। क्लियर है, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, अगर ए और आर के बीच का एंगल पूछता तो वो कितना होता 60, ए और आर के बीच का एंगल 60 है, लेकिन ए और बी के बीच का एंगल जो है वो कितना है 120 डिग्री, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। लाइन से हम लोग कई सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करेंगे ट्रायंगल बना के सॉल्व करने का, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक मिनट, अभी हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, किससे सॉल्व किया, मेथड 2 सॉल्व किया। मेथड 2 था, कौन सा मेथड था, ट्रायंगल मेथड। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग मेथड 1। कौन सा मेथड, फार्मूले वाला मेथड। तुम भी कर लोगे उसको, लेकिन बस मुझे दिखाने दो, तुम कर लोगे, सिंपल सा है। और चाहो तो अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके, मैं चाहूंगा कि मेथड 1 से भी आप लोग उस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो कि थीटा 120 आ रहा है कि नहीं। तो मेथड 1 से भी ट्राई कर लो वीडियो को रोक के, ठीक है। मैं कराने जा रहा हूं मेथड 1 से, इसी क्वेश्चन को मेथड 1 से देखो। यहां पे तुम देख सकते हो कि यहां देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ ए की वैल्यू कितनी, ए, बी भी कितना है ए कितना है ए, बी भी कितना ए, और आर की वैल्यू भी कितनी ए। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर cos थीटा। ये वाला ए स्क्वायर, यहाँ से ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 2a स्क्वायर cos थीटा। इस ए स्क्वायर को एक तरफ ले जाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 2a स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। और याद रखना cos 120 डिग्री इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है -1/2। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। cos 120 -1/2, तो थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल आ गया। क्लियर हो गया, सिंपल हो जाएगा, थीटा आ गया, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, एक बार मैं कह दे रहा हूँ बोल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आप देखो कि वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल 127 डिग्री। मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना है 127 डिग्री इज 12 न्यूटन। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल दिस इज 12 न्यूटन। मतलब इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो कितना हुआ 12। इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 12 एंड इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस। मतलब जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों में से किसी एक फोर्स के परपेंडिकुलर है, किसी एक फोर्स के। चलो माना कि ए के परपेंडिकुलर है, तो जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट इन दोनों में से किसी एक फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो चलो लेट्स से किसके परपेंडिकुलर हुआ ए के, तो रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस। तो पूछा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पूछा है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ए और बी के बीच का एंगल दिया है, आर का मैग्नीट्यूड दिया है, आर ए के परपेंडिकुलर है, पूछा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकालो।
ट्राइंगल बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या वो, ये तो कंफर्म है कि r इक्वल टू a प्लस बी है, तो कंफर्म है कि ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल तो कंफर्म बनेगा। अब तुमको सोचना है कि ट्राइंगल राइट एंगल होगा कि नहीं, बताओ होगा कि नहीं। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगी और ये दोनों साइड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो कंफर्म होता है कि ट्राइंगल भी कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो। ठीक है, चलो मैं बनाता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को। तो इसमें से ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि R और A परपेंडिकुलर हैं, तो ये तो क्लियर है कि ये दोनों R और A नहीं हो सकते, तो ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं, ये दोनों R और A नहीं हो सकते, ये दोनों R और A नहीं हो सकते, ये दोनों R और A नहीं हो सकते। तो जो परपेंडिकुलर हैं वही क्या होंगे, R और A। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, A, और कोई एक A होगा और दूसरा क्या होगा, R। तो इसको मैंने R कह दिया, ये A है और ये R है, तो मजबूरी है भाई, ये क्या हो गया, B। इसको मैंने क्या बोल दिया, B। हाँ, इनमें से आपकी मर्जी, आप इसको A कहो, इसको R कहो, या इसको A कहो, उसको R कहो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A R। फिर से वही पुरानी बात, A और B कहाँ मिलेंगे, A के हेड पे और B के टेल पे। तो ये क्या हो गया, A का हेड और B का टेल। यहाँ A का हेड हो गया और B का टेल, और ये B का टेल है तो ऊपर क्या होगा, B का हेड। और जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक। यहाँ पर ये क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया R। ठीक है, इस R का मैग्नीट्यूड कितना है, 12, मतलब कि लेंथ कितनी है, 12, ये हो गया। और यहाँ पर दिया हुआ है कि इस A और B के बीच का एंगल, A और B के बीच का एंगल एक थीटा है, और इस थीटा की वैल्यू कितनी है, 127 डिग्री। और अगर ये 127 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। ठीक है, अब तो हम लोग निकाल सकते हैं A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड। चलो निकालता हूँ। यहाँ वेक्टर A है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने A बोला, वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को मैंने B बोल दिया। अब ये 12 पता है, एंगल पता है, अब तो A और B निकल जाएगा। निकालते हैं। अच्छा, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको लगता है, पहले तो मैंने क्वेश्चन दिया, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए, फिर मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। मान लो कि मैंने इतना बता दिया, अब आपको मन कर रहा है कि इसके बाद मैं अपने मन सॉल्व करूँ। तुमको लग रहा है कि मान लो कि इसके बाद तुम खुद से सॉल्व करना चाहते हो, तो तुम फिर से वीडियो को रोक के फिर तुम ट्राई कर लो। ठीक है, मान लो कुछ स्टेप करने के बाद तुम्हारा मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, तुम वीडियो को रोक के तुम किसी भी स्टेप पे सॉल्व कर सकते हो। बात इस क्वेश्चन की नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में। हाँ, तो बात करूँ मैं tan 53 डिग्री की, तो यहाँ पर देखो tan 53 डिग्री, tan 53 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 12, बेस कितना A। tan 53 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4/3, 4 और 12 कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा 3, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो इस तरह से A का मैग्नीट्यूड जो आया वो कितना आ गया, 9। A का मैग्नीट्यूड 9 आ गया। तो यहाँ पर देखो निकल जाएगा, कैंसिल हुआ, तो A की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 9। A 9 आ गया। अब मैं क्या करूँ, अच्छा ये 9 आ गया, ये 12 आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो। एक तरीका ये, और एक और तरीका ये है कि sin 53 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 12, और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है b, 12 अपॉन b। और sin 53 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 4/5, 4/5, 4 और 12 कैंसिल कितना 3, और 5 इंटू 3 कितना 15, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो इस तरह से आंसर आ गया, a कितना आ गया 9, और b की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई 15। a 9 और b 15 आ गया, हो जाएगा ना, इस तरह से आ गया 9 एंड 15। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगर आपका ये आंसर आ गया तो अच्छी बात है, गुड। अगर आपने अपने मन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अच्छा, ऐसे ही बताओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में A और B का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया,
ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, इनफैक्ट दिया है कितना 12। ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 12, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 9 और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 15। अगर इस क्वेश्चन में पूछूं कि इन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम कितना है तो तुम क्या बोलोगे? क्या कहा मैंने? दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम क्या है अगर मैंने पूछा तो तुम बताओ क्या बोलोगे तुम? इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम कितना? इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम क्या बोलोगे? 12 बोलोगे कि 24 बोलोगे? 12 या 24? बिल्कुल सही 24। जब मैं कह रहा हूं कि इनके मैग्नीट्यूड का सम मतलब सम ऑफ मैग्नीट्यूड, सम ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड का सम, एक ही बात है। तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि पहले मैग्नीट्यूड निकाला फिर सम किया, कि पहले सम किया फिर मैग्नीट्यूड निकाला? बोलो, सम ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा? बिल्कुल पहले मैग्नीट्यूड निकाला और फिर क्या किया? सम। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड, मैं इसको थोड़ी देर हटा रहा हूं, ठीक है? ऐसे अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको इस क्वेश्चन से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी जो मैं कह रहा हूं उसको इन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ, अगर मैं पूछता हूं कि यहां पर सम ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका मतलब पहले मैग्नीट्यूड निकाला और फिर क्या किया? सम। तो कितना हुआ है? 24। समझ रहे? अच्छा, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ये हो गया 9 + 15 24। क्यों बता रहा हूं ये सब मैं? क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसी का यूज होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन ये तो हो ही गया, अब मैं बात कर रहा हूं अगले क्वेश्चन की। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इधर, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, माना कि एक फोर्स कौन सा है? ए, दूसरा फोर्स कौन सा है? बी। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस मतलब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम कितना है? 16। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम कितना है? 16। फिर ए और बी को जोड़ दिया, क्या मिला? आर। और जो आर है वो ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, तो क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, 1 मिनट रुको। 10-6, हाँ। तो यहाँ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 8, यहाँ पे 8 हो, 8 ये मिसिंग है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, अभी तो मैं क्वेश्चन ही कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ, तो द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16। दोनों के मैग्नीट्यूड का सम जो है वो कितना है? 16। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 8। दोनों के रिजल्टेंट का, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 8। ये 8 है। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्सेस ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, भाई इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसी एक का मैग्नीट्यूड कम होगा। माना कि इन दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड क्या है? कम, तो जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है, जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर। माना कि छोटा वाला कौन सा? ए, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए के परपेंडिकुलर। तो पूछा है कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा और बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। आपको ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, निकालो। ठीक है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम कितना है? 16। एक इंफॉर्मेशन ये है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 8। एक इंफॉर्मेशन ये है, दूसरा ये है कि रिजल्टेंट ए के क्या है? परपेंडिकुलर। इन तीन इंफॉर्मेशन का यूज करके ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो। तुम्हें इतना पता है, वही पुरानी बात कि तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? ट्राइंगल। ट्राइंगल तो बनाएंगे ही, और वो ट्राइंगल कैसा होगा? वो ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। जल्दी सॉल्व करो, बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ तो चलो, आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को ट्राई। अभी जैसे कि बात हुई कि तीनों मिलकर एक राइट
एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये बना दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। और जैसे कि बात है कि आर परपेंडिकुलर टू ए, तो इसको मैंने क्या बोल दिया आर, इसको मैंने क्या बोल दिया ए, तो ऑब्वियसली मजबूरी है जो ये बच गया वो कौन होगा, बी, ये हमारा बी होगा। और फिर से वही पुरानी बात कि ए और बी कहाँ मिलेंगे, ए और बी कहाँ मिलेंगे, ए के हेड पे और बी के टेल पे, तो यहाँ पर यहाँ पे ए का हेड होगा तो बी का क्या होगा, टेल, और अगर बी का टेल है तो ऊपर क्या होगा, बी का हेड। अब रिजल्टेंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, फर्स्ट जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, ऊपर, रिजल्टेंट ऊपर होगा। बस अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 8, मतलब कि ये जो लेंथ है वो कितनी है, 8, ठीक। और ए के मैग्नीट्यूड को मैंने ए बोल दिया, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है तो बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या 16 माइनस ए होगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड ए है तो क्या बी का मैग्नीट्यूड 16 माइनस ए होगा, क्या, बिल्कुल 16 माइनस ए होगा। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो सम था वो कितना था, 16 था। इसका मतलब अगर ये ए है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 16 माइनस ए, 16 माइनस ए। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना, ए, तो लेंथ कितनी हुई, ए, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 16 माइनस ए। अरे भाई तुम बी का मैग्नीट्यूड तुम बी ले लो, बी का मैग्नीट्यूड अगर तुमने बी लिया तो दोनों के मैग्नीट्यूड का सम कितना है, 16, तो बी की वैल्यू कितनी हुई, इस बी की वैल्यू कितनी हुई, 16 माइनस ए। तो रिजल्टेंट की लेंथ कितनी, 8, ए की लेंथ कितनी, ए, और बी की लेंथ कितनी, 16 माइनस ए। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या होगा यहाँ से, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ तो क्या होगा, अंडर रूट या इन दोनों के स्क्वायर का सम इस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, तो क्या लिखूं मैं, ए स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ये कितना हो जाएगा, 256 प्लस ए स्क्वायर माइनस 32a, अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, 32a इधर चला गया, 256 माइनस 64 कितना आ जाएगा, बोलो, वन 192 हो गया। डिवाइड कर दिया 32 से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ए कितना आ गया, 6, और ए 6 आ गया तो बी कितना हो जाएगा, अरे दोनों के मैग्नीट्यूड का सम कितना होना है, 16, तो अगर ए 6 आ गया तो बी की वैल्यू कितनी हुई, 10 आ गया, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम आ गया, ए भी कितना आ गया, 6, और बी कितना आ गया, 10, ए 6 और बी 10, ये हो गया। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 था, ये इन्फॉर्मेशन था। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या था, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए था, और तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या था, ये ए है तो ये कितना है, 16 माइनस ए। इन तीनों इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग अब। देखिए इधर आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि दो वेक्टर हैं P और Q, इनका रिजल्टेंट R है। इस वेक्टर P का मैग्नीट्यूड P गिवन है, इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है ठीक से लेकिन मैं बता रहा हूं, इस P का मैग्नीट्यूड P गिवन है और इस Q का मैग्नीट्यूड Q गिवन है। मतलब गिवन क्या क्या है, जो गिवन है वो P का मैग्नीट्यूड P गिवन है और Q गिवन है, ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है हाँ P का मैग्नीट्यूड P, Q का मैग्नीट्यूड Q, ये गिवन है। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वेक्टर P को वैसे ही रहने दो, अगर वेक्टर Q को डबल कर दें, देखो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर P एंड Q इज R, P और Q का रिजल्टेंट कितना है, R, ठीक।
फिर ये कह रहा है कि इफ q इज डबल्ड, अगर q को हमने डबल कर दिया देन ऑब्वियसली अगर वेक्टर चेंज कर दूंगा, चेंज हो गया, तो q को डबल करने से q का डायरेक्शन तो नहीं बदलेगा, डायरेक्शन इन दोनों का क्या रहेगा, सेम, बस मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल, लेकिन वेक्टर तो बदल गया, p तो वही का वही रहा, लेकिन ये वेक्टर क्या हो गया, डबल, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट भी बदल जाएगा। तो ये एक नया रिजल्टेंट आ गया, इस नए रिजल्टेंट को मैं Rn कह रहा हूं। ऑब्वियसली ये पुराने रिजल्टेंट को मैं क्या कह रहा हूं, R, और नए रिजल्टेंट को मैं क्या बोल रहा हूं, Rn। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये डबल कर दिया गया then the new resultant vector is perpendicular to p। जो न्यू रिजल्टेंट वेक्टर है वो p के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। जो नया रिजल्टेंट है वो p के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो पूछा है कि इस पुराने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पुराने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, p और q गिवन है, तो आपके आंसर में p और q के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। मैं बता दूं कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, क्या पता वो p के बराबर आए, क्या पता वो q के बराबर आए, क्या पता वो √p² + q² आए, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी आंसर होगा उस आंसर में सिर्फ और सिर्फ p और q होंगे। p और q के अलावा आपके आंसर में कुछ और नहीं बचना चाहिए, सिर्फ p और q गिवन है, p का मैग्नीट्यूड, q का मैग्नीट्यूड है। इंफॉर्मेशन ये है कि q को डबल करने से नया रिजल्टेंट जो आया वो p के क्या है, परपेंडिकुलर, तो पुराने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। ठीक है, अगर अभी आपने नहीं ट्राई कर पाए हो तो मैं फिर से बोलता हूँ, वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से सॉल्व करो। तो थोड़ा सा हिंट देता हूं, मैं आपको हिंट देता हूं आप लोग को, एक चीज सुन लेना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल की मैं एक प्रॉपर्टी आप लोग को बताने जा रहा हूं। क्या है वो प्रॉपर्टी, सुनो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इस साइड को इक्वली डिवाइड करे, इक्वली डिवाइड करे, तो ये क्या कहलाएगा, ये लेंथ, ये जो पिंक से मैंने ड्रॉ किया, ये क्या कहलाएगी, मीडियन, मीडियन कहलाएगी। तो ये लाइन सामने वाले इस बड़े ट्रायंगल की ये लाइन सामने वाले को इक्वली डिवाइड कर रही, तो ये क्या कहलाएगा, मीडियन। ठीक, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये लाइन इसको इक्वली डिवाइड कर रही है तो इसकी लेंथ भी, इसकी लेंथ भी, इसकी लेंथ भी इन दोनों के क्या होगी, इक्वल। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, अगर इस लाइन ने इनको इक्वली डिवाइड किया, अगर ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज करके सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अब तो कर लो, मैंने एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, आपको पता था तो बहुत अच्छी बात, नहीं मालूम था तो इसका यूज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, मैं करता हूं। देखिए इधर,
यहां पे देखो, स्टार्ट करता हूं मैं। इस वेक्टर को मैं बोल रहा हूं वेक्टर P, ध्यान से लो, इस वेक्टर को मैं वेक्टर P बोल रहा हूं, ठीक। और यहां से लेकर फिर से, एक मिनट, हाँ, यहां से लेकर यहां तक के इसको मैं वेक्टर Q कह रहा हूं, ये मेरा वेक्टर Q है, ठीक। तो जो ये इस येलो से दिखाया है वो कौन है, P, और जो इस पिंक कलर से दिखाया है, पिंक से दिखाया है, उसको मैंने क्या बोला, Q। और इस P और Q का लेट्स से ये क्या है, रिजल्टेंट R। P और Q का ये रिजल्टेंट क्या है, R, ठीक। ये P, ये Q और ये R है, ये R क्या है, यही R क्या है, पुराना रिजल्टेंट, पुराना रिजल्टेंट। अब वेक्टर Q को डबल कर दिया, तो वेक्टर Q को डबल करने से यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो कौन सा कहलाएगा, वेक्टर 2Q। तो जो ये येलो से दिखाया मैंने, यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा है, 2Q। तो P और 2Q का जो नया रिजल्टेंट आया, P और 2Q का जो ये नया रिजल्टेंट आया, जिसको मैं मान लो इस व्हाइट से दिखा रहा हूं, व्हाइट कलर से दिखा रहा, P और 2Q का ये जो नया रिजल्टेंट आया, Rn, ये Rn वेक्टर P के क्या है, परपेंडिकुलर। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये P और ये Q, बस यहां तक, P और Q का ये क्या है, रिजल्टेंट। इस P का मैग्नीट्यूड कितना है, P, और इस Q का मैग्नीट्यूड कितना है, Q, मतलब ये लेंथ कितनी है, Q, और इस P और Q का ये क्या है, रिजल्टेंट, जो पुराना रिजल्टेंट कहलाएगा। अब इस Q को मैंने डबल कर दिया तो ये कितना हो गया, 2Q। तो जो नया रिजल्टेंट आया इस P के क्या आया, परपेंडिकुलर। तो पूछा है कि इस पुराने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब लेंथ निकाल लूं तो वही क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड। चलो निकालता हूं। तो तुम बताओ, अगर ये लेंथ Q है ना, Q का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ अगर Q है तो बताओ ये लेंथ कितनी होगी, जल्दी बताओ ये लेंथ कितनी होगी। बिल्कुल सही, वो कितनी होगी, Q। क्यों, ये वेक्टर Q था, यहां से यहां तक क्या था, Q, और यहां से यहां तक कितना है, 2Q। तो 2Q क्या होगा, Q का डबल। तो अगर ये लेंथ कितनी है, Q, तो ये पूरी कितनी होगी, 2Q। तो ये आधी कितनी होगी, Q। तो ये भी कितना हुआ, Q, ये भी कितना हुआ, Q। अब देखो, क्या तुम्हें इसके अंदर इस प्रॉपर्टी का यूज दिख रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या इस प्रॉपर्टी का यूज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल का, इस बड़े ट्रायंगल का, ये जो ग्रीन लाइन है वो इस बड़ी वाली येलो लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है, Q और Q को इक्वली डिवाइड कर रहा। तो ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन एक मीडियन हो गई जो इक्वली डिवाइड कर रही। अगर ये लाइन इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रही तो इसकी और इसकी लेंथ क्या होगी, सेम। तो इसकी लेंथ कितनी है, Q, इसकी लेंथ कितनी है, Q। तो इसका मतलब इस ग्रीन की लेंथ, ग्रीन वाले की लेंथ कितनी होगी, Q, और लेंथ का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ग्रीन मतलब R, इस R का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आ गया, Q। कितने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लाखों तरीके से, बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका है, प्रोवाइडेड कि आपको ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी। अगर आपको ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, कितने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तुरंत आंसर आ गया। इस वेक्टर R का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना है, Q। एक बार फिर से देख लो तुम, मैंने क्या किया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम देख लो कि मैंने क्या किया, कैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। ठीक है, ठीक। तुम कहोगी सर अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मैं क्या करूं। तुम कहोगे अगर मुझे ये प्रॉपर्टी स्ट्राइक नहीं की मुझे प्रॉपर्टी स्ट्राइक, तो मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी स्ट्राइक नहीं की तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, चलो मैं करता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर उस प्रॉपर्टी का नहीं पता है तो देखो इसको, तो मुझे ये तो क्लियर है कि ये Q है, बस मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। देखते हैं कि
बिना उस प्रॉपर्टी का यूज किए क्या इसकी लेंथ में क्यू निकाल पा रहा हूं कि नहीं। ठीक, बहुत तरीका उसको भी निकालने का, मैं ट्राई करता हूं, तुम ध्यान से देखो। एक सेकेंड, ये देखो, हो सकता है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं तुम और भी सिंपल तरीका कोई सोच पाओ। ठीक है, ध्यान सुनना। क्या ये ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल और क्या ये ट्रायंगल सेम है? सेम है क्या? कॉन्करेंट है, सर्वांगसम है, कॉन्करेंट सर्वांगसम सेम है क्या? शायद। ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? सेम। ये 90, ये भी कितना है? 90, दिख रहा है? ये 90, ये भी कितना है? 90। और ये एंगल और ये एंगल भी क्या है? सेम, क्योंकि अरे ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल। तो ये एंगल और एंगल सेम क्यों होगा? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हिंदी में संगत कोण भी बोलते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो दो, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, तो मजबूरी है थर्ड एंगल भी क्या होगा? सेम। और एक साइड की लेंथ क्या है? सेम, तो ट्रायंगल क्या होगा? सेम। हाँ, कन्फर्म है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रायंगल क्या होगा? सेम। तो अगर ये ट्रायंगल सेम है, ठीक, तो यहां पर देखो, इसका मतलब कि ये लेंथ, अगर मैं यहां पे देखो, अगर मैं इस एंगल को अल्फा कह दूं, कुछ भी बोल दूं, अगर इस एंगल को मैं अल्फा कह दूं, तो ये लेंथ अगर क्यू है तो ये लेंथ कितनी आएगी? क्यू कॉस अल्फा आएगा ना। अरे ये क्यू है, ये अल्फा है, तो ये कितना आएगा? क्यू कॉस अल्फा आएगा ना, ये क्यू कॉस अल्फा आएगा। तो ये लेंथ भी कितनी आएगी? ये लेंथ कितनी आएगी? क्यू कॉस अल्फा। और ये लेंथ कितनी आएगी? क्यू साइन अल्फा। क्लियर हो गया ना? ये लेंथ क्यू साइन अल्फा ऑब्वियसली। और वैसे भी हाँ, तो ये कितना हो गया? क्यू कॉस अल्फा। बहुत ईजी है, ये अल्फा, ये क्यू कॉस अल्फा, फिर से ये क्यू अल्फा, क्यू कॉस अल्फा, ये क्यू, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? अल्फा, तो कितना होगा? क्यू साइन अल्फा, क्यू साइन अल्फा। एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली कि तुमको एकदम सिंपल तरीके से समझा सकूं। एक तरीका तो मैंने बता ही दिया, क्यू साइन अल्फा आ गया, दिख रहा होगा आप लोग को, आंसर आ गया, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। कैसे? फिर से बताता हूँ। ये अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। अगर ये क्यू है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा? क्यू कॉस अल्फा। अगर ये क्यू है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा? क्यू साइन अल्फा। ये क्यू साइन अल्फा है और ये क्यू कॉस अल्फा, तो ये भी कितना होगा? क्यू कॉस अल्फा। अरे दिख रहा है ना, इक्वल है क्यू कॉस अल्फा। अब तुम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये कितना है? क्यू कॉस अल्फा, ये कितना है? क्यू साइन अल्फा। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ क्या होगी? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा? 1। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? क्यू। आ गया ना? अरे क्यू साइन अल्फा, क्यू कॉस अल्फा, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? क्यू। इस तरह से इस पुराने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? क्यू। तो इस ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे अगर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं मालूम थी तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अगर ये मान लो कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये ए है और ये बी है, अगर मैंने कह दिया वेक्टर ए बी, अगर मैंने वेक्टर ए बी कह दिया, तो वेक्टर ए बी का मतलब होता है पॉइंट ए दिख रहा, पॉइंट बी दिख रहा आप लोग को, और अगर मैंने वेक्टर ए बी बोल दिया, तो वेक्टर ए बी का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो ए से स्टार्ट होकर बी पे खत्म होगा, ए से स्टार्ट होकर बी पे खत्म होगा। तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा? वेक्टर ए बी। तो बताओ, अगर मैं वेक्टर बी ए बोलूं, वेक्टर ए बी ए से बी हुआ, वेक्टर बी ए कहां से कहां होगा? वेक्टर ए बी ए से बी है, तो वेक्टर बी ए कहां से कहां होगा? बिल्कुल, कहां से कहां? बी से। क्या वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए सेम होगा? नहीं। वेक्टर ए बी राइट है तो वेक्टर बी ए किधर होगा? लेफ्ट। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। तो वेक्टर ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस बी। याद करो, अगर ऐसा आता है, पढ़ चुके हम लोग, पहली क्लास में पढ़ा था, अगर ऐसा है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। तो वेक्टर ए बी राइट है तो वेक्टर बी ए जो होगा वो किधर होगा? लेफ्ट। बिल्कुल। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 पॉइंट होंगे ए बी एंड सी। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर पी सी पूछा है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी क्या होगा? मतलब इसका आंसर ए सी होगा कि सी ए होगा कि कुछ और होगा? क्या होगा?
ये आपको बताना है। बताओ, जल्दी बताओ। बोलो बोलो, बिल्कुल सही। हाँ, तो मैं बताता हूँ कि क्या होगा। देखें, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट ए, इसको मैंने बोल दिया बी, और इसको मैंने क्या बोल दिया सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो वेक्टर ए बी, ये कौन कहलाएगा? वेक्टर ए बी। वेक्टर बी सी, ये कौन कहलाएगा? वेक्टर बी सी। तुम देखो, जहां ए बी का हेड है वहां बी सी क्या है? टेल। तो जहां फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल। तो रिजल्टेंट जो होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से कहां तक होगा? फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक। ये क्या होगा? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट होगा। क्लियर दिख रहा है कि आर जो है वो ए बी और बी सी का रिजल्टेंट है। क्या ये आर ए सी है? क्या ये वेक्टर आर वेक्टर ए सी है क्या? बिल्कुल, जो वेक्टर आर है वो कौन है? वेक्टर ए सी। तो कंफर्म होता है कि जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए सी है। चलो, तो जो रिजल्टेंट है वो कौन सा है? वेक्टर ए सी। मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ऐसे ही बताओ, मैं क्वेश्चन पूछूं, मान लो कि कोई वेक्टर डी है, डी ई प्लस एल ई क्या होगा? वेक्टर जल्दी बताओ, डी ई प्लस एल ई कितना होगा? वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर एल ई कितना होगा? डी ई प्लस एल ई क्या डी एल होगा? नहीं 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 नहीं, गलत गलत सोचे होगा, तुम ये सोचे हो डी ई प्लस एल ई जो है वो डी एल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लो, इसको मान लो मैंने यहाँ देख, तो यहाँ देखो, इसको मान लो मैं डी कह रहा हूँ, इसको मैंने क्या कहा? ई, और इसको मैंने क्या कहा? एल। तो ये कौन हुआ? वेक्टर डी। और ये कौन हुआ? वेक्टर एल ई। ध्यान दो, एल ई नीचे है, एल ई जो है वो किधर है? नीचे। तो तुम एकदम क्लियर दिख रहा है कि डी और एल ई, डी और एल ई का रिजल्टेंट डी एल नहीं है। तो डी और एल ई का रिजल्टेंट क्या है? पता नहीं क्या है, कुछ होगा, लेकिन डी एल, मेरा मेन पॉइंट ये है बताने का कि डी एल नहीं होगा। डी एल बिल्कुल नहीं होगा। देखो तुम, एल ई किधर है? नीचे है, नीचे। तुम देख सकते हो, एकदम क्लियर दिख सकता है कि जो डी एल है, डी एल वो डी और एल ई का रिजल्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो इसका रिजल्टेंट क्या है? पता नहीं क्या है रिजल्टेंट, लेकिन इसका रिजल्ट बस मुझे यही बताना था कि डी प्लस एल ई डी एल नहीं होगा। हाँ, अगर मैं पूछता कि डी ई, अगर मैं पूछता कि डी ई प्लस ई एल क्या होगा, अगर मैं पूछता कि डी ई प्लस ई एल कितना होगा, तो देखो डी ई प्लस ई एल किधर हो जाएगा? ऊपर। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं, डी प्लस ई एल। अब देखो तुम, डी ई प्लस ई एल, जहां फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल, तो ये क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। तो डी प्लस ई एल इक्वल टू क्या होगा? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट हम क्लियर दिख रहा है कि रिजल्टेंट कितना है? डी एल। तो डी प्लस ई एल जो होगा वो कितना होगा? डी एल। डी प्लस ई एल जो होगा वो डी एल होगा। डी प्लस एल ई डी एल नहीं होगा। एक और सिंपल तरीका, बिना फिगर ड्रॉ किए, बिना फिगर ड्रॉ किए भी तुम जान सकते हो कि क्या होगा रिजल्टेंट बिना फिगर ड्रॉ किए। कैसे? देखो जरा तुम, यहाँ पे तुम देखो, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू कितना? ए सी। कैसे याद रहेगा? यहाँ पे तुम देखो, ये बी दोनों में कॉमन है, ये बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए सी। ऐसे ए सी, ऐसे डी प्लस ई एल, यहाँ पे ई, ऐसे ऐसे तुम ध्यान दे देना, डी प्लस ई एल, ई प्लस ई एक साथ है, आंसर क्या होगा? डी एल। जैसे कि मैं बोलूँ सी डी प्लस डी एम, सी डी प्लस डी एम, तो यहाँ देखो डी और डी, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? सी एम। बिल्कुल, इसका सी डी प्लस डी, तो इसका आंसर कितना होगा? सी एम। जैसे कि मैं कहूँ, बताओ पी एल प्लस सी एल, पी एल प्लस सी एल क्या पी सी होगा? क्या पी एल प्लस सी एल पी सी होगा? बिल्कुल नहीं। पी एल प्लस सी एल पी सी नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ हाँ, पी एल प्लस सी एल, यहाँ देखो ना, ऐसे कॉमन नहीं आ रहा है ऐसे। हाँ, अगर मैं कहता कि पी एल प्लस एल सी, पी एल प्लस एल सी, तो ये देखो एल, तो इसका आंसर क्या होता? पी सी। हाँ, पी एल प्लस एल सी, इसका आंसर जो होता वो कितना होता? पी सी। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? ठीक है, चलो क्लियर हो गया? ऐसे करना ई डी एल। अगर तुमको इसमें दिक्कत हो रही, बस बल्कि ये इजी है, लेकिन दिक्कत हुई तो तुम फिगर ड्रॉ करके भी तुम अपने आप को कंफर्म कर सकते हो कि क्या होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागन है, एक मिनट, फिर से बना रहा हूं, टेढ़ा ही बन रहा है, चलो टेढ़ा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ दिख तो रहा है रेगुलर हेक्सागन, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसको मैंने पॉइंट ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा, इसको मैंने डी कहा, इसको ई कहा, इसको एफ कहा, और इस सेंटर वाला पॉइंट कौन सा है, ओ, ओ है, ठीक है। बोल रहा है कि वेक्टर ए बी, तो ये कौन हुआ, वेक्टर ए बी। फिर बोल रहा है वेक्टर ए सी, ये कौन सा हुआ, वेक्टर ए सी। फिर बोल रहा है वेक्टर ए डी, ये कौन हुआ, वेक्टर ए डी। फिर बोल रहा है वेक्टर ए ई, ये कौन हुआ, वेक्टर ए ई। फिर बोल रहा है वेक्टर ए एफ, ये कौन हुआ, वेक्टर ए एफ। ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ। पूछा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ का आंसर ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। ये पूछा है कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ क्या होगा। अच्छा, चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो सबकी लेंथ क्या होगी, सेम। ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ सब सेम होगी। जल्दी बताओ, क्या ए बी, क्या वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू क्या वेक्टर बी सी होगा, यस या नो। बताओ, ए बी इज इक्वल्स टू क्या बी सी होगा। ये कौन है, वेक्टर ए बी, ये कौन है, वेक्टर बी सी। क्या ए बी इक्वल टू बी सी होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, ए बी और बी सी की लेंथ सेम है। अगर ये लेंथ 5 है तो ये भी लेंथ कितनी है, 5। तो ए बी और बी सी की लेंथ सेम है। लेंथ सेम होने से सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा। एकदम क्लियर दिख रहा है कि ए बी और बी सी का डायरेक्शन सेम नहीं, और डायरेक्शन सेम नहीं तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी इक्वल नहीं होगा। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना, हाँ, ए बी और बी सी का क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला कि दोनों। नहीं, सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। क्या लिखने तो दो, क्या लिखा था मैंने, ए बी प्लस बी सी। एक सेकेंड, हाँ, ए बी प्लस बी सी, ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, इसलिए ए बी इक्वल टू बी सी नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, तो आपको ये प्रूफ करना है कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, सारे आंसर में क्या रहा है, एओ एओ एओ, मतलब कि हमें आंसर को कन्वर्ट करना एओ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि आंसर जीरो नहीं आएगा, इन तीनों में से कोई आंसर आएगा, मतलब आंसर में एओ आएगा, मतलब हमको एओ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो हेक्सागन में ना, अगर इसकी लेंथ 5 है, इसकी 5, इसकी भी 5, इसकी 5, इसकी 5, इसकी 5 और सेंटर से मिला दोगे तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 5। ये लेंथ भी कितनी होगी, 5 5 5 5, ठीक है। चलो ये बताओ, तो ए से डी की लेंथ कितनी हुई, ये ए है और डी, ए डी की लेंथ कितनी हुई, 10। ए डी की लेंथ कितनी हुई, 10। एओ की लेंथ कितनी है, ये ओ है, ये डी है। एओ की लेंथ कितनी है, 5। एडी की लेंथ कितनी है, 10। एबी की लेंथ कितनी है, 5। जरा बताओ, क्या एडी इक्वल्स टू 2ab है, यस या नो। बताओ, क्या एडी इक्वल्स टू 2ab है, नहीं। ये तब होता है जब मैग्नीट्यूड क्या हो, डबल, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। ऐसा तभी होता है जब मैग्नीट्यूड डबल हो, डायरेक्शन क्या हो, सेम। हाँ, एडी का मैग्नीट्यूड एबी का डबल तो है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं। एबी इधर है, एडी इधर है, डायरेक्शन सेम नहीं, तो एडी इक्वल टू 2ab नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल होने से काम नहीं चलेगा। तब लिख पाते हैं जब मैग्नीट्यूड डबल हो, डायरेक्शन क्या हो, सेम। मैग्नीट्यूड तो डबल है, डायरेक्शन सेम नहीं, तो एडी इक्वल टू 2ab नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन क्या एडी इक्वल्स टू मैं 2ao लिख पाऊंगा, सोच लो। बताओ, क्या AD इक्वल टू 2AO लिख पाऊंगा। ये कौन है, AD, और ये कौन है, AO। AD इक्वल टू क्या 2AO लिख पाऊंगा, ये तब लिख पाऊंगा जब मैग्नीट्यूड डबल हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम। तो AD की लेंथ कितनी है, 10, और AO की लेंथ कितनी है, 5। मैग्नीट्यूड क्या है, डबल, और डायरेक्शन क्या है, सेम। हाँ, तो मैं AD इक्वल टू 2AO लिख पाऊंगा, लेकिन AD इक्वल टू 2AB नहीं लिख पाऊंगा, AD इक्वल टू 2AO लिख पाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन सबको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं और मान लो आंसर आ गया 8AD, आएगा नहीं, 8AD नहीं आएगा। मान लो आंसर कितना आ गया, 8AD। तो 8AD का मतलब क्या हो जाएगा, क्या 8AD का मतलब क्या 16AO हो जाएगा। 8AD का मतलब क्या 16AO होगा। हाँ, AD इक्वल टू कितना होगा, 2AO, तो 8AD कितना हो जाएगा, 16AO। तो बस मेरा कहने का मतलब कि तुम इसको कन्वर्ट करो AD में
और एक बार एडी में कन्वर्ट हो गया, इन सबको मिलाकर एडी में कन्वर्ट करो और एडी में कन्वर्ट हो गया तो फिर एओ में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि 1 एडी इक्वल टू कितना होगा 2 एओ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चाहो तो आप लोग कॉपी पे ये क्वेश्चन को नोट कर लो, फिगर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम लोग फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक नया मेथड, वेक्टर को ऐड करने के अभी कई सारे मेथड और पढ़ने हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उन नए मेथड्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे, इस क्वेश्चन को आप लोग करके लेके आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।